नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ जैसे दोस्तों केवल आपको दिख रहा होगा कि वर्कर स्टेजिंग कर रहे हैं या फिर प्लाई से यहाँ पे शटरिंग की जा रही है। आज का वीडियो बनने वाला है इसके बारे में। मैं आपको बिल्कुल काम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, ये तो तय है। और आज के वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों मैंने अक्सर ये देखा है कि प्रोजेक्ट में वर्क तो करते हैं इंजीनियर्स, आराम से वर्क भी कर ले जाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनका वर्क इफिशियंसी बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। बट कहीं कहीं कुछ मामलों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और यदि आप ध्यान नहीं देते हैं कि आपके साथ ही कोई काम करने वाला, साथ का इंजीनियर, साथ की ज्वाइनिंग का आपसे ऊपर चला जाता है पोस्ट में और आप नीचे रह जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि काम करने में तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एस्टिमेशन जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, कॉस्ट एस्टिमेशन लिखा हुआ है। और ये सीरीज जो है मैं बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कंटेंट उठा के एक जगह मैंने कंपाइल किया है दोस्तों, और वो अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और ये ज़रूर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। जब आपके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो वर्क आपने किया वो तो रिपीटेटेड हो जाते हैं। 5 साल के बाद हर एक वर्क रिपीटेटेड होता है, आप जो भी आप सिंगल यदि प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो। और 5 से 6 साल के बाद आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट चलाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है कॉस्ट एस्टिमेशन। आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि जो मनी को रखा गया है वो सबसे ऊपर रखा गया है, कि आपके पास सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए मनी होनी चाहिए, पैसा होगा तभी आप काम कर पाएंगे। और पैसे को सही यूटिलाइज कैसे करना है, अब यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में 3 पार्ट यहाँ पे आते हैं। मेन कॉस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है, इंसिडेंटल कॉस्ट आता है। अब ये 3 कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा वास्ट है, यदि आप कहीं बुक में पढ़ने जाएंगे तो कम से कम आपको 2 से 4 घंटे लगेंगे। यहाँ कुछ ही आपको मिनट में ये जानकारी मिलने वाली है। अब आते हैं मेन कॉस्ट पे। मेन कॉस्ट 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जो कि आपको साइड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में देखिए दोस्तों, बैंक गारंटी होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, डिजाइन कॉस्ट होती है, लाइसेंस कॉस्ट होता है, प्रोविडेंट फंड कॉस्ट होता है। डिटेल में मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा। अब थर्ड पे जो आते हैं वो है इंसिडेंटल कॉस्ट। इंसिडेंटल कॉस्ट जैसे कोई रिस्क हो गई या फिर कंटिजेंसी हो गया, क्योंकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है साइड पे, उसके लिए भी आपको कॉस्ट कुछ रखनी पड़ती है। और ये कॉस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों, कॉस्ट एस्टिमेशन लिखा हुआ है, यहाँ मेन कॉस्ट है। और आज मेन कॉस्ट के बारे में आपको क्या क्या जानकारियाँ यहाँ पे मिलने वाली हैं, आप एज अ मैनेजर क्या क्या साइड पे देखेंगे और क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब जैसा कि मेन कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी देखिए 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट होती है। कौन कौन से होते हैं इसका ज़रूर मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूं और बिल्कुल फुल डिटेल से बताने वाला हूं। अब सबसे बड़ी बात कि ये सीखना क्यों ज़रूरी है आपको। जब आप प्रोजेक्ट पे कहीं काम करने जाते हैं, मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपको ये कॉस्टिंग इतनी देखनी पड़ती है कि कंपनी आपसे फिर वर्क के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, बात करती है कॉस्ट के बारे में कि आपको इतने रुपए मीन्स 100 रुपीज़ मैंने प्रोवाइड किए और आपने कितने इसमें से खर्च किए और कितना प्रॉफिट निकाला कंपनी के लिए। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। एक मटेरियल कॉस्ट होती है, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है। अब मटेरियल कॉस्ट में देखिए, डायरेक्ट मटेरियल होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ये 2 मटेरियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं दोस्तों। डायरेक्ट मटेरियल में जैसे कौन से होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इंक्लूड होने वाले हैं, मीन्स उनके बिना आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल अधूरा रह सकता है। जैसे डायरेक्टली गोइंग टू द जॉब लाइक सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट, टाइल्स हो गए, आप जितनी भी रेनफोर्समेंट यूज करते हैं वो हो गई, कोई डोर हो गए, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल में आती हैं, जो आपको प्रोजेक्ट में काम करने के बाद उनका आपको पैसा मिलता है और उनसे आपकी प्रॉफिट होती है। सेकंड जो थिंक है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आती है, इनेबलिंग मटेरियल्स लाइक प्लाईवुड, शटरिंग, टिम्बर या स्टील की जो भी आप शटरिंग यूज करें, इसके फोल्डिंग मटेरियल्स, गैसेस हो गए, नेल्स हो गए। अब गैसेस आप कहेंगे क्या है, तो कटिंग सेट के लिए यूज किया जाता है, वेल्डिंग रॉड के लिए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अब यहाँ
ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनडायरेक्ट मटेरियल होती हैं, क्योंकि इनसे आप डायरेक्ट मटेरियल को यूज करते हुए आप अपना काम करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट देते हैं। तो मटेरियल कॉस्टिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। सेकंड आता है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट में क्या होता है, डिप्रेसिएशन कॉस्ट ऑफ ऑन्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। होता क्या है कि कभी कभी आप अपनी मशीनरी यूज करते हैं या फिर कोई कंपनी अपनी मशीनरी यूज करती है, तो जब आप नई मशीनरी यूज करते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद या टाइम टू टाइम उसका डिप्रेसिएशन कॉस्ट घटता चला जाता है, जैसे बिल्डिंग कॉस्ट में होती है। भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि कब हमारे प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फिर उनका कॉस्ट क्या जा रहा है, अभी क्या रनिंग कॉस्ट उनकी होनी चाहिए। फिर आता है हायर चार्जेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। बहुत जगह आप अपनी मशीनरी नहीं लगा पाते, ऑर्गेनाइजेशन अपनी मशीनरी नहीं दे पाते हैं, तो उसकी जगह सारी मशीन्स हायर पे लेनी पड़ती है, जो कि हायर चार्जेज आपको डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। फिर आते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। आप जो भी मशीनरी रखेंगे, प्लांट या इक्विपमेंट्स होंगे, चाहे वो हायर चार्जेस के हों या डिप्रेसिएशन कॉस्ट मीन्स आपके अपने हो, उसमें आपको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ज़रूर देखना पड़ता है। उसके लिए भी जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। आपको बजटिंग करते समय ये बातें ज़रूर ध्यान देनी। फिर आता है फ्यूल एक्सपेंसेस। अब जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मशीन चलेगी तो फ्यूल कंज्यूम होगा ही होगा, तो फ्यूल एक्सपेंसेस भी जो है डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट में इंक्लूडेड है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में जो थर्ड कॉस्ट आती है दोस्तों, लेबर कॉस्ट आती है। लेबर कॉस्ट में देखिए पीस रेट वर्कर होते हैं। पीस रेट वर्कर आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज अभी इस तरह के वर्कर रखती है कि डेली बाय डेली उनसे काम करवाया जाता है और डेली का उनको पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। मीन्स वो डेली बेसिस पे होते हैं, या फिर PRW जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गए वो भी लेबर सप्लाई करते हैं, उनको भी PRW में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आप उनसे काम करवाते हैं और उनको पेमेंट देते हैं, और वो जो काम करते हैं उससे फिर आप उनसे प्रॉफिट निकालते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंटल वर्कर। बहुत जगह पे ऐसे सिचुएशंस आते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा हर एक प्रोजेक्ट में जो भी काम कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंटल वर्कर भी रखे जाते हैं, कि बाई चांस कभी इमरजेंसी पड़ी या फिर पीस रेट वर्कर नहीं काम कर पाए या उस तरह के स्किल नहीं हो, तो डिपार्टमेंटल वर्कर भी रखे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गए या छोटे मोटे मैकेनिक्स हो गए, वो डिपार्टमेंटल वर्कर होते हैं जिनकी कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। फिर जो होता है मिसलेनियस लेबर फॉर हाउसकीपिंग, क्यूरिंग, मटेरियल शिफ्टिंग, ETC। बहुत सारे वर्कर जो होते हैं, पीस रेट वर्कर जो आपको वर्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर जो मिसलेनियस लेबर हैं दोस्तों, ये आपके एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी होती है, मीन्स जहाँ से आपको कोई आउटपुट वैसा नहीं आता, हाउसकीपिंग हो गई या फिर क्यूरिंग का हो गया, क्यूरिंग से कोई आपको आउटपुट नहीं आती, वहाँ पे जो लेबर अलग से लगाए जाते हैं उनकी कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट के लेबर कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि आप मेन कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं जब आप कॉस्टिंग करते हैं। तो इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है दोस्तों, और जो कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कॉस्टिंग होती है और आपको ध्यान देना पड़ता है, और इतनी सारी चीज़ें यदि आप ध्यान देते हैं दोस्तों तो निश्चित है कि आप अपनी साइट पे सबसे अव्वल रहेंगे, क्योंकि आपको काम के साथ साथ कॉस्टिंग मैनेजमेंट भी आता है। तो इस तरह से आपको ये डाटा सारे कैलकुलेट करने पड़ते हैं दोस्तों और लिखना पड़ता है। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।